हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को भारतीय भूगोल से संबंधित हुए प्रश्न करा रहे हैं, जिसमें जो TRE 1, TRE 2, TRE 3 में पूछे गए हैं। आज इसकी श्रृंखला ये दूसरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मृदा का पलवार करना संबंधित है खरपतवार को बढ़ने से, मृदा की उर्वरता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से, मृदा की नमी को बनाए रखने से, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मृदा का पलवार जो है वो मृदा की नमी से संबंधित है। मृदा का पलवार जो है मृदा की नमी से संबंधित है। मृदा की नमी से संबंधित है। मृदा का पलवार करना संबंधित है मृदा की नमी करने से। अगला क्वेश्चन है, गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो गंगा का जो मैदान है, गंगा का मैदान जलोढ़ मिट्टी से भरा हुआ है। गंगा का मैदान जलोढ़ मिट्टी से भरा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड, उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो काली मिट्टी जो है यहाँ उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। काली मिट्टी भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में प्रमुखता से पाई जाती है। इसे रेगुर काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। चरनोजम नाम भी, काली मिट्टी का नाम चरनोजम भी होता है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है। काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता कम होती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे अधिक लैटेराइट मिट्टी है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय या उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो मेघालय में लैटेराइट मिट्टी की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। कुडप्पा श्रृंखला हीरों के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। इसमें बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है। अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। अभ्रक जो है वो कोडरमा झारखंड में है, वहाँ पाया जाता है। भारत में अब अभ्रक के कुल भंडारण के लगभग 99% भाग आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब मृदा अति क्षारीय हो तो उसमें पौधे नहीं होते हैं, तब मृदा की गुणवत्ता के सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? तो इसमें पहला ऑप्शन है कार्बनिक पदार्थ, बिना बुझा चूना, कैलामाइन घोल, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। मिट्टी के अम्लीय तथा क्षारीय गुण उसमें मौजूद तत्वों के कारण होता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? यमुना नहर, पूर्वी कोसी नहर, इंदिरा गांधी नहर। तो ये इंदिरा गांधी नहर है, जिसकी लंबाई जो है 645 किलोमीटर। इंदिरा गांधी नहर जिसकी लंबाई 645 किलोमीटर। ये सतलुज नदी के हरकी बांध से राजस्थान के थार रेगिस्तान तक ले जाया गया है। सतलुज नदी के पर हरकी बांध से राजस्थान के थार रेगिस्तान तक ले जाया गया है। इसमें 3 राज्य जो है इसे सिंचित होते हैं। पंजाब, हरियाणा व राजस्थान में सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर समुद्रम जल यात्रा, शारदा नहर, इंदिरा गांधी नहर। सी ऑप्शन सही है। PYQ पढ़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, उससे हमारा माइंड भी मेकअप हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? उद्योग, घरेलू, सिंचाई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें जो है सिंचाई, भारत में जो है सिंचाई के लिए पानी का सर्वाधिक यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना संबंधित है नियतिवादी विचारधारा से, संभववादी विचारधारा से या वैज्ञानिक नियतवादी विचारधारा से, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जो टिहरी बांध परियोजना है ये संभववादी विचारधारा से संबंधित है। टिहरी बांध परियोजना संभववादी विचारधारा से संबंधित है।
और उत्तराखंड में टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर बना सबसे ऊंचा बांध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई की पद्धति नहीं है? खंदक प्रणाली, चेन पंप प्रणाली, ड्रिप प्रणाली, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो हमारा सी ऑप्शन सही है, ड्रिप प्रणाली। ड्रिप प्रणाली ड्रिप प्रणाली से ड्रिप प्रणाली से पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। बाकी खंदक प्रणाली, चेन पंप प्रणाली, ये सब पुरानी प्रणाली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम झारखंड और पश्चिम बंगाल से संबंधित है। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल से संबंधित है। झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित भी है। अगला क्वेश्चन है, 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना हस्ताक्षरित हुआ था? कोसी जल विद्युत परियोजना भारत और नेपाल के बीच वर्ष 1954 में समझौता एक संयुक्त परियोजना है। कोसी नदी को बिहार राज्य का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी कुशैला के पास जो है गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार राज्य के कुशैला नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध, दुधवा बांध, घुमरा पदर बांध, या उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही है। हीराकुंड बांध तथा दुधवा बांध हीराकुंड बांध, दुधवा बांध, ये दोनों जो है महानदी पर स्थित हुए हैं। और ये उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी। इस नदी की जलग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र तक विस्तारित है। इसी नदी पर स्थित हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का घाट शिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट, अभ्रक, तांबा, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो झारखंड का घाटशिला जो है वो तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सिंहभूम जिले में मौजूद घाटशिला एक छोटा सा शहर है जो अपने खनिज संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। घाटशिला में यूरेनियम और तांबा जैसे खनिजों का बड़ा भंडार पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? फोटोग्राफी उद्योग, माचिस उद्योग, या बैटरी उत्पादन, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे तो हमारा डी ई ऑप्शन सही होगा, मैग्नीज, क्योंकि मैग्नीज एक क्षणभंगुर धातु है। शुद्ध रूप में इसका बहुत उपयोग नहीं किया जा सकता। इसको मुख्य रूप से स्टील जैसी मिश्र धातुओं में प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज का उपयोग स्टील जैसी मिश्र धातु के उपयोग में किया जाता है। यहाँ पे हमारा ई ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन है, भारत में ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? भारत में ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? खंभात खाड़ी, गंगा नदी, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही है। भारत में ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां खंभात की खाड़ी में पाई जाती हैं। गुजरात में काम्बे की खाड़ी में लगभग 7000 मेगावाट क्षमता का ज्वारी ऊर्जा पैदा की जाती है, और कच्छ की खाड़ी में 1200 मेगावाट, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में 100 मेगावाट की क्षमता शामिल है। अतः स्पष्ट है, खंभात की खाड़ी में ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन की सबसे अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? कोयला, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, या उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं। पवन ऊर्जा पारंपरिक स्रोत नहीं है।
ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, एक पारंपरिक स्रोत होता है और एक गैर पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस इत्यादि आते हैं, जबकि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन आते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। मोनोजाइट रेत निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है। मोनोजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। मोनोजाइट रेत में थोरियम खनिज पाया जाता है। थोरियम का रासायनिक प्रतीक TH होता है, TH, और इसका परमाणु क्रमांक 90 होता है, 90। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम की दिशा में व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम की दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला हमारा इसमें सबसे पहले आता है नामरूप, 2 नंबर, नामरूप। नामरूप के बाद आता है ओबरा, 3 नंबर। इसके बाद फिर आता है परीक्षा और फिर आता है कोटा। थर्मल पावर, भारत के राष्ट्रीय पावर ग्रिड बिजली का सबसे बड़ा हिस्सा योगदान करते हैं। तो नामरूप जो है वो असम में पाया जाता है, और ओबरा जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, और परीक्षा उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है, और कोटा राजस्थान में सबसे लास्ट वाला स्थित है, राजस्थान। तो हमारे 4 नामरूप कहाँ है? असम में। ओबरा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है। परीक्षा उत्तर प्रदेश के झांसी में जिले में, और परीक्षा परियोजना किस नदी पे है? बेतवा नदी पे। और कोटा राजस्थान में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया है? हैदराबाद, मुंबई, पुणे या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम की जोराहट में शुरू हुआ है। असम में शुरू हुआ है, असम की जोराहट में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कोयला नगरी किस स्थान को कहते हैं? सोहागपुर, रानीगंज, धनबाद या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। झारखंड के धनबाद शहर को कोयला नगरी कहते हैं। यहाँ के झरिया क्षेत्र में अनेक कोयला खनन केंद्र हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है। सुरमा घाटी, असम, लूनेज क्षेत्र, गुजरात, केजी बेसिन, बंगाल की खाड़ी। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। सुरमा घाटी असम में, सुरमा घाटी जो है असम में पाया जाता है। सुरमा घाटी, डिगबोई, नाहरकटिया, हुगरी, जनमोरान ये सब असम में पाए जाते हैं, तथा लूनेज गुजरात में पाया जाता है। गुजरात में और भी अंकलेश्वर, ओलियार, ढोकला, मेहसाना, कलोल ये सब गुजरात में पाए जाते हैं। मंगला क्षेत्र राजस्थान में है। कृष्णा या गोदावरी बेसिन के क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है, बंगाल की खाड़ी में नहीं है। ये जो है गोदावरी बेसिन में है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? मधुबनी, भागलपुर या औरंगाबाद या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो भागलपुर जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है, और इसे भागलपुर को ही भारत का रेशम का शहर भी कहा जाता है। भारत में अपने टसर रेशम और भागलपुरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है भागलपुर, और यह रेशम के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? भागलपुर को। अगला क्वेश्चन है, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? सहरसा, बेगूसराय, मधुबनी या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो बरौनी तेल शोधक संयंत्र जो है वो बेगूसराय से संबंधित है। कहाँ से?
बेगूसराय। बरौनी तेल शोधक संयंत्र कहाँ है? बेगूसराय में है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की लंबाई कुल कितनी है? 21.8 किलोमीटर। मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की लंबाई 21.8 किलोमीटर है। इसमें 16.5 किलोमीटर समुद्र में है और 5.5 किलोमीटर जमीन पर है। यह पुल मुंबई के सेवरी से शुरू होता है और रायगढ़ जिले के उरण तालुका में न्यावा सेवा पर समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? मुंबई और नागपुर, मुंबई और कोलकाता, सिलचर या पोरबंदर? तो सिलचर और जो पोरबंदर हैं, सिलचर और पोरबंदर पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम से होकर गुजरता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, असम और वेस्ट बंगाल, इतने जगहों से होकर पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, शिपव्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सुंची रीफ, एमी साल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया है। ये स्थान कहाँ पर है? गोवा तट के बाहर। कहाँ? गोवा तट के बाहर। गोवा तट के बाहर है। सुंची रीफ, एमी साल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया है। यह स्थान गोवा तट के पास स्थित है। जहाज के मलबों को देखने के लिए की गई गतिविधियों को शिपव्रेक टूरिज्म के नाम से जाना जाता है। जहाज का जो मलबा होता है उसे हम जिस तकनीकी से देखते हैं उसे शिपव्रेक टूरिज्म के नाम से जाना जाता है। जहाज के मलबे की जो तकनीकी है वो शिपव्रेक टूरिज्म के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में के निम्नलिखित बंदरगाहों की उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। काकीनामा, मछलीपट्टनम, नागीपट्टनम, तमिलनाडु। उत्तर से दक्षिण, तो सबसे पहले आएगा विशाखापत्तनम। ये विशाखापत्तनम किस नंबर पे है? 4 नंबर विशाखापत्तनम। उसके बाद काकीनाडा। विशाखापत्तनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश, एपी। और काकीनाडा 1 नंबर, ये कहाँ है? ये भी आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद आता है मछलीपट्टनम, 2 नंबर। मछलीपट्टनम कहाँ है? ये भी आंध्र प्रदेश में है। फिर नागपट्टनम जो है, ये नागपट्टनम 3 नंबर, ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में, TN। यानी विशाखापत्तनम, फिर उसके बाद काकीनाडा, फिर उसके बाद मछलीपट्टनम, फिर उसके बाद नागपट्टनम। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है? मध्य प्रदेश में लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है? 44%, 30%, 50% या उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। मध्य प्रदेश का जो है 50% भाग कृषि योग्य है। 50% भाग कृषि योग्य है और 307.56 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 152.05 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि के अधीन है। 50%, लगभग 50% भूमि जो है वो कृषि योग्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर V कुरियन, श्री सुंदरलाल बहुगुणा या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो ये है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का श्रेय जाता है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का
श्रेय जाता है। वर्ष 2024 में इन्हें भारत रत्न दिया गया मरणोपरांत। 2024 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न दिया गया। अगला क्वेश्चन है, मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य का फसल क्यों कहा जाता है? तो इसमें ये सूखा सहिष्णु फल, कुछ बाहरी कारक की आवश्यकता है, या पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर है। इसमें डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। मोटा अनाज में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। मोटा अनाज सूखा सहिष्णु, इसमें अन्य फसलों की तुलना में कम पानी और कम कीटनाशकों की आवश्यकता होती है, जो किसानों के अनुकूल है। गेहूं और धान की फसलों के मुकाबले इसमें सॉल्युबल फाइबर के साथ कैल्शियम और आयरन की मात्रा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा का स्थानांतरणशील कृषि है? पोडू, पेंडा, बेवार, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो पोडू जो है उड़ीसा में स्थानांतरण कृषि को पोडू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पोडू नाम से जाना जाता है, पोडू। और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में इसे झूम खेती के भी नाम से जाना जाता है। और वेवर और दहियार ये बुंदेलखंड क्षेत्र एमपी में पाया जाता है। पेंडा महाराष्ट्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है फूलों की खेती, कृषि, बागवानी, या जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फलों एवं सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर यानी बागवानी कहलाती है। क्या कहलाती है? बागवानी। फलों एवं सब्जियों की खेती जो है फूलों की खेती नहीं कहलाती, बागवानी के अंतर्गत आता है। फूलों को खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, रेशम कीट को सेरीकल्चर कहते हैं, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, मछली पालन को पिसीकल्चर कहते हैं, और फलों को उत्पादन को पोमोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के नाम है अमन, अगहनी और औस। अमन, बी ऑप्शन है अमन, साली और अगहनी। सी ऑप्शन है अमन, औस और साली। तो जो है हमारा बी ऑप्शन सही है, अमन, साली और अगहनी। अमन, साली और अगहनी जो है उत्तर भारत में शीतकाल के टाइम में ये फसलें उगाई जाती हैं। मई जुलाई से सितंबर दिसंबर तक चावल की फसल उगाई जाती है। शीतकाल में उपजाई जाने वाली फसल का नाम जो है अमन, साली तथा अगहनी है। चावल की औस प्रजाति जो है ये गर्मियों के पूर्व मानसून वर्षा के साथ बोया जाता है, औस प्रजाति को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? बेवर, दहिया, पोदू, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। यह एक आदिम प्रकार की कृषि जिसमें वृक्षों को काटकर जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई करके वहाँ पर फसल को बोया जाता है, खेती की जाती है। और झूम जो है उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाती है। बीबर और दहियार बुंदेलखंड संभाग मध्य प्रदेश में है, और दीपा बस्तर जिला में है, पोडू आंध्र प्रदेश में इसको स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? मल्चिंग शब्द फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ परत से ढकना, कंटूर के पत्थरों को घास से ढकना, खड़ी ढालों पर बनी वेदिकाओं को फसल उगाना, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। इसमें हमारा ये मल्चिंग जो शब्द ए ऑप्शन सही है, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ से परत को मल से ढकना, मल्चिंग का यही अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? खरबूजा, खीरा, तरबूज। तो हमें इसमें डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसको हम ऐसे कहते हैं जमाई, या मार्च अप्रैल में जमाई, जायद के खेतों को जमाई नाम से मार्च अप्रैल में बोया जाता है और मई जून में इसकी काट लिया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है बीकानेर में, बाढ़ क्षेत्रों में, अरावली प्रदेश में या उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो भारत में शुष्क बिंदु बस्ती जो है वो बाढ़ क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि ये भाग शुष्क बिंदु होते हैं और जिसके बाढ़ में कीड़े मकोड़ों को बचा जा सके, इसलिए ऐसी बस्तियों को शुष्क बिंदु बस्ती कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, मध्य एशिया, जेरूसलम या उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसमें हमारा अफ्रीका की जो रिफ्ट घाटी है वो मानव का उत्पत्ति केंद्र माना गया है। अफ्रीका महाद्वीप में मानव प्रजाति की उत्पत्ति मध्य प्लीस्टोसीन युग के अंत में अनुमानित की गई है। अफ्रीका महाद्वीप में स्कहुल और कफजे नामक स्थानों पर जीवाश्मों के अध्ययन को आधारित है ये। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है। दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है इनकल्चरेशन, अकल्चरेशन, कल्चरल या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। अकल्चरेशन जो है वो दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क करता है, एक दूसरे के लोग आपस में पारस्परिक मेल जोल बढ़ाता है, क्या अकल्चरेशन। अगला क्वेश्चन है, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं हैं। आदिम लक्षणों का संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म या पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। इसमें डी ऑप्शन सही है, यानी चारों सही है। अनुसूचित जनजाति की घोषणा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है, वो किस जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलाकृत मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या भारतीय सर्वेक्षण या भारतीय प्राणी सर्वेक्षण या उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो भारत का जो स्थलाकृत मानचित्रण है वो भारतीय सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है, तो सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना वर्ष 1767 में की गई थी। कब? 1767 में की गई थी। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। चार, कंकर, कयाल, मांड, ये मैदान है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो चार मैदान है ये डेल्टा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? डेल्टा में पाया जाता है। और कंकर जो है ये बांगर मैदान में पाए जाते हैं। और कयाल तटीय मैदान में पाए जाते हैं। और मांड जो है पंजाब के मैदान में पाए जाते हैं। इस हिसाब से A2, B थर्ड, C4 और D1, यानी हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कुछ प्रांतों के संसाधनों की उपलब्धता है और उनसे संबंधित प्रांतों के नाम है। खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिकरण की कमी। खनिज संसाधन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड। पहला तो झारखंड है, सही है। दूसरा है जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी, तो B4। अरुणाचल प्रदेश, नहीं B2 अरुणाचल प्रदेश। और तीसरा है सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी, राजस्थान। और खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार साधनों की कमी, लद्दाख। यानी हमारा ये चारों के चारे सही है, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक है। दिल्ली रिज, मालवा का पठार और बुंदेलखंड। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के जल विभाजक हैं दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ।
बी ऑप्शन सही है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के बीच जल विभाजक के रूप में दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ मौजूद हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की सीरीज में ही इतना ही है। आगे फिर से आपको इसका अगला सीरीज लेके आऊँगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।